हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत काल का प्रशासन। दोस्तों, प्रशासन के अंतर्गत हम जानेंगे सुल्तान और अमीर के पद के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के बारे में, सैन्य संगठन, वेतन व्यवस्था, कर व्यवस्था और व्यापारिक केंद्रों के बारे में। और साथ ही जानेंगे कि सल्तनत काल का आर्थिक विकास किस स्तर का था। दोस्तों, ये सभी टॉपिक्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत 5 राजवंश दिल्ली पर शासन करते हैं, जिनमें पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो कि शासन करता है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, लगभग 84 साल तक। और इसके बाद आता है खिलजी वंश का शासन, जो कि शासन करता है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, लगभग 30 साल। और इसके बाद तुगलक आते हैं, वो शासन करते हैं 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। और इसके बाद सैयद वंश का शासन आता है, जो कि शासन करता है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक, लगभग 37 साल तक। और इसके बाद सल्तनत कालीन अंतिम शासक आते हैं लोधी वंश, जो कि शासन करते हैं 1451 से लेकर 1526 तक, मुगल साम्राज्य के भारत में आने तक, लगभग 75 साल। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सल्तनत काल के प्रशासन के बारे में। सल्तनत काल में भारत में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो मुख्य रूप से अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म पर आधारित थी। प्रशासन में उलेमाओं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उलेमा मीन्स जो धर्माधिकारी होते थे, उनकी शासन में बहुत हद तक चलती थी। तो प्रशासन में उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। खलीफा इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद सर्वोच्च नेता होता था, और प्रत्येक सुल्तान के लिए आवश्यक होता था कि खलीफा उसे मान्यता दे। फिर भी दिल्ली सल्तनत के तुर्क सुल्तानों ने खलीफा को नाम मात्र ही प्रधान माना। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा को नायब यानी सहायक कहा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को खलीफा का नायब नहीं माना। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने खिलाफत के मिथक को तोड़कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। और महमूद तुगलक ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में खलीफा को मान्यता नहीं दी, किंतु शासन के अंतिम चरण में उसको मान्यता देनी पड़ी। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम उत्कीर्ण करवाया। तो सबसे पहले आता है सुल्तान। दोस्तों, सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। महमूद गजनबी ऐसा पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। दिल्ली में अधिकांश ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा, नायब में सहायक, परंतु कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। और खिज्र खां ने तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रभुत्व स्वीकार किया और रैयत आला की उपाधि धारण की। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और शाह सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, किंतु सुल्तान को यह अधिकार होता था कि वह अपने बच्चों में से किसी एक को भी उत्तराधिकारी चुन सकता था। दोस्तों, सुल्तान द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी यदि अयोग्य होता था तो ऐसी स्थिति में सरदार नए सुल्तान का चुनाव करते थे। कभी कभी शक्ति के प्रयोग से सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता था। और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश था।
उस पर किसी का अंकुश नहीं होता था। उसकी संपूर्ण शक्ति सैनिक बल पर निर्भर करती थी। सुल्तान सेना का सर्वोच्च सेनापति और न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और सुल्तान शरीयत के अधीन कार्य करता था। अगला आता है अमीर। अमीर कौन होते थे? सल्तनत काल में सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को सामान्य संज्ञा अमीर दी गई थी। यानी जो उच्च पदों पर नियुक्त किए जाते थे लोग, उनको अमीर कहा जाता था। अमीरों का प्रभाव सुल्तान पर होता था। सुल्तान को शासन के लिए अमीरों को अपने अनुकूल बनाए रहना आवश्यक होता था। अमीरों का प्रभाव उस समय बढ़ जाता था जब सुल्तान अयोग्य हो, निर्बल हो और अल्पवयस्क हो, मीन्स वो छोटा हो। वैसे बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे। प्राय नए राजवंश के सत्ता में आने पर पुराने अमीरों को या तो मार दिया जाता था या उनको छोटे पद दे दिए जाते थे। मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में हुए विद्रोह में अमीरों का सर्वाधिक योगदान था और अमीरों का प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान होता था। लोधी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व अपने चरम पर था। आगे आते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस तरह से काम करती थी? यद्यपि सत्ता की धुरी सुल्तान होता था, संपूर्ण सत्ता सुल्तान के हाथों में होती थी, लेकिन फिर भी विभिन्न विभागों के कार्यों के कुशल संचालन हेतु उसे एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे सल्तनत काल में मजलिस-ए खलवत कहा जाता था। मजलिस-ए खलवत। मजलिस-ए खास में मजलिस-ए खलवत की बैठक हुआ करती थी। यहाँ पर सुल्तान कुछ खास लोगों को बुलाता था मजलिस-ए खास में। और बार ए खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को भी बुलाता था। अगला है बार-ए-आज़म। बार-ए-आज़म में सुल्तान राज्य के कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था और यहाँ पर विद्वान, मुल्ला, काजी आदि भी उपस्थित रहते थे। सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद में 4 महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, जिनके नाम हैं वजीर मीन्स प्रधानमंत्री, दूसरा दीवान आरिज, तीसरा दीवान इंसा, चौथा दीवान रसालत। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वजीर, जिसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। वजीर मंत्रिपरिषद में वजीर सर्वप्रमुख होता था और उसके पास अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक अधिकार होते थे और अन्य मंत्रियों के कार्यों पर नज़र रखता था। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। उसे लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि की देखभाल करनी पड़ती थी। वह प्रांतपतियों के राजस्व लेखा का निरीक्षण करता था और प्रांतपतियों से अतिरिक्त राजस्व की वसूली करता था। सुल्तान के अनुपस्थिति में उसे शासन का प्रबंध करना पड़ता था। वह विराजत, दीवाने विराजत यानी राजस्व विभाग, दीवाने इमारत यानी कि लोक निर्माण विभाग और दीवाने अमीर कोही। दोस्तों, जहाँ पर कोही वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब है कृषि विभाग। तो इस विभाग के मंत्रियों का प्रमुख होता था राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और कृषि विभाग का। दोस्तों, मुस्तौफ़ी ममालिक एवं खजीन यानी खजांची भी होते थे और तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण काल था। उत्तरगामी तुगलकों के समय में वजीर की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अंतिम तुगलक शासक महमूद तुगलक के समय में जब अशांति फैली तो एक नए कार्यालय वकील सुल्तान की स्थापना हुई। सैयदों के समय में यह शक्ति घटने लगी और अफगानों के अधीन वजीर का पद महत्वहीन हो गया। इसके अलावा इसके अंडर में और अधिकारी होते थे, जैसे कि नायब वजीर। नायब वजीर वजीर का सहयोगी होता था और वजीर की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन किया जाता था। दूसरा होता था मुशर्रफ ममालिक, जिसको महालेखाकार बोला जाता है। महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय और उससे व्यय का लेखा जोखा रखने का दायित्व रखता था, जिसको कहा जाता मुशर्रफ ममालिक।
नाजिर इसका सहायक होता था, नाजिर। इसके अलावा मुस्तौफ़ी ममालिक जो कि महालेखा परीक्षक होता था। मुशर्रिफ द्वारा तैयार किए गए लेखा जोखा की जांच के लिए मुस्तौफ़ी ममालिक के पद की व्यवस्था थी। कभी कभी यह मुशर्रिफ की तरह आय व्यय का निरीक्षण करता था। दूसरा, खजीन या खजांची, यह कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। दीवान वकूफ़, दीवान वकूफ़ क्या होता था? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य व्यय की कागजात की देखभाल करना होता था। और आगे है दीवान मुस्तखराज, ये होता था दीवान विभाग वित्त विभाग से संबंधित। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और इसका कार्य अतिरिक्त मात्रा में वसूल किए गए कर का हिसाब रखना होता था। दीवान अमीर कोही, महमूद तुगलक द्वारा मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था का की देखभाल करना और भूमि को खेती योग्य बनाना होता था। उपयुक्त समस्त विभाग दीवान विजारत विभाग से नियंत्रित थे। दीवान विजारत वजीर का कार्यालय होता था। अब अगला है नंबर 2, दीवान आरिज। दीवान आरिज, आरिज ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों में घोड़ों की खोलियाँ रखना, रसद की व्यवस्था करना, रसद मीन्स उनके खान पान की, और सेना का निरीक्षण करना एवं सेना की साज सज्जा की व्यवस्था करना होता था। आरिज ममालिक के विभाग को दीवान अर्ज या दीवान आरिज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी और अलाउद्दीन के समय इसका महत्व बढ़ गया था। एक होता था वकील सुल्तान, ये मोहम्मद तुगलक जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था उसके द्वारा स्थापित इस मंत्री का कार्य शासन व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना होता था और यह विभाग कुछ दिन के बाद ही अस्तित्वहीन हो गया था। कुछ दिन ही चल पाया ये विभाग। इसके बाद है दीवान इंसान। यह विभाग दबीर ममालिक के अंतर्गत होता था। शाही पत्र व्यवहार के लिए कार्य का भार इस विभाग द्वारा होता था। यह सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का मसौदा तैयार करता था। सभी राजकीय अभिलेख इसी कार्य में सुरक्षित रखे जाते थे। दबीर एवं लेखक इसके सहयोगी होते थे। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसका स्तर मंत्री का नहीं रह गया। मिनहाज उस सिराज इस विभाग को दीवान अशरफ कहकर संबोधित करता था। इस विभाग का कार्य अत्यंत गोपनीय होता था। आगे है दीवान रसालत। दीवान रसालत, इस विभाग के कार्यों के बारे में विवाद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह विभाग विदेशों से पत्र व्यवहार तथा विदेशों को भेजे जाने वाले और विदेश से आने वाले राजदूतों की देखभाल करता था और कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह धर्म से विभाग से संबंधित था। खिलजी वंश के सुल्तान स्वयं इस विभाग का कार्य देखते थे। इसके लिए किसी अमीर की नियुक्ति खिलजी काल में नहीं हुई थी। उपयुक्त मंत्रियों के अतिरिक्त भी कुछ मंत्री होते थे जिन का विवरण इस तरह से है। एक होता था नायब, जिसको कहा जाए नायब मुमालिकात। इस पद की स्थापना इल्तुतमिश के पुत्र मुजुद्दीन बरहम शाह के समय में उसके सरदारों द्वारा की गई थी। इस पद का महत्व अयोग्य सुल्तानों के समय में अधिक रहा। ऐसी स्थिति में यह पद सुल्तान के बाद माना जाता था। नायब के पद पर आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति ऐतगीन था। ऐतगीन नायब के पद पर सर्वाधिक प्रयोग बलबन ने किया था। एक होता था सद्र उस सुदूर। सद्र असदूर, यह धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। राज्य का प्रधान काजी और सद्र उस सदूर प्राय एक व्यक्ति को दिया जाता था। मुसलमान प्रजा के लिए जाने वाला कर ज़कात पर इस अधिकारी का अधिकार होता था। यह मस्जिदों, मकतबों और मदरसों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराता था। काजी उल कुजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
प्राय मुकदमे इसी के न्यायालय में शुरू किए जाते थे। यह अपने से नीचे के काजियों के निर्णय पर फिर से विचार करने का अधिकार रखता था। प्राय यह पद सद्र उस सदूर के पास ही था और महमूद मोहम्मद बिन तुगलक यदि काजी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता था तो उसे बदल देता था। अगला है दीवाने वरीद। दीवाने वरीद क्या होता था? बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक और डाक चौकियां होती थीं। दीवाने रियासत। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग स्थापित किया था जिसको दीवाने रियासत कहा गया। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक द्वारा कृषि के विकास के लिए यह विभाग स्थापित किया गया था। आगे है दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका प्रमुख कार्य बकाया राजस्व वसूलना होता था। दीवाने नज़र, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई और इसका कार्य उपहार वितरित करना होता था। राज दरबार से संबंधित पद निम्नलिखित थे। वकीले दर, यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था और यह शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। इसके अलावा होता था बारबक। बारबक यह दरबार की शान शौकत और रस्मों की देखरेख करता था। अमीर हाजिब होता था, यह सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करता था। इसके अतिरिक्त यह दरबारी शिष्टाचार के लिए उत्तरदायी था। अमीर शिकार, यह सुल्तान के शिकार के लिए व्यवस्था करता था। अमीर मजलिस, अमीर मजलिस क्या करता था? यह शाही उत्सवों और दावतों का प्रबंध करता था। सरे जानदार, यह सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी होता था। अमीर आखूर, यह अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। शहनाई पील, शहनाई पील होता था हस्तशिला का अध्यक्ष। और दीवाने इस्तेहक, यह होता था पेंशन विभाग का अध्यक्ष। इसके अलावा दीवाने खैरात, इसे दान विभाग कहा जाता था। दीवाने बंदगान, यह दासों का विभाग होता था। मुतसर्रिफ, यह होता था कारखानों के प्रमुख का प्रमुख, यह कारखानों के प्रमुख का प्रमुख होता था। दीवाने इस्तेहक, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, ये तीनों विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए थे। दोस्तों, अब बात करेंगे सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन एकता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की एक प्रमुख विशेषता थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को नष्ट करना और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेश को केंद्र से जोड़ना होता था। इसका प्रारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटी हुई थी जिसे एकता कहा जाता था। एकता किस चीज़ को कहा जाता था? जो दिल्ली सल्तनत के अलग अलग प्रांत थे उनको एकता कहा जाता था और यहाँ का शासन नायब, वली व मुफ्ती द्वारा संचालित किया जाता था। इसके पास निश्चित संख्या में सेना होती थी जिसे आवश्यकता के समय सुल्तान को उपलब्ध कराया जाता था। मुफ्ती प्रांत के अधिकारियों को नियुक्ति, स्थानांतरण आदि करता था। वली या मुफ्ती का पद वंशानुगत नहीं था। वित्तीय मामलों में वली की सहायता ख्वाजा नामक अधिकारी करता था। ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति बलबन ने इक़्तिदारों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की थी। मोहम्मद तुगलक के काल में मुफ्ती से राजस्व अधिकार लेकर एक अन्य केंद्रीय अधिकारी वली उल खराज को प्रदान कर दिए थे। इब्न बतूता के अनुसार इस समय एकता में दो अधिकारी थे, एक अमीर या मुफ्ती और दूसरा होता था वली उल खराज। अमीर या मुफ्ती सैनिक अधिकारी होता था और वली उल खराज एकता की आय एकत्रित करता था। मुफ्ती और वली के संबंध सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करते थे। आगे आता है स्थानीय प्रशासन कैसा था, जानेंगे। लगभग 14वीं शताब्दी में प्रशासकीय सुविधा के लिए एकताओं को सिक मीन्स जिलों में विभाजित किया गया था। प्रांत सिक में
और सिख परगना में और परगना गांव में विभाजित थे। यहाँ का शासन अमीर अपने अन्य सहयोगियों के साथ करता था। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखभाल अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। इसकी सहायता के लिए मुतसरिफ, कारकुन, बलाहार, मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, प्यादा आदि होते थे। शासन की सर्वाधिक छोटी इकाई गांव होता था। यहाँ का शासन पंचायतें करती थीं। गांव में मुकद्दम मीन्स मुखिया, पटवारी और कारकुन होते थे। प्रांतों के अतिरिक्त कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे जिनमें सिख और शहर शामिल थे। इसके प्रभावी अधिकारी साहना होते थे। साहना मीन्स अधीक्षक। यह सुल्तान द्वारा नियुक्त होते थे और इस क्षेत्र से एकत्र किए गए राजस्व सीधा केंद्र के खजाने में जाता था। प्रत्येक उपक्षेत्र में आमिल नाम का एक पदाधिकारी होता था जो राजस्व इकट्ठा करके राजकोष में जमा कराता था। इसके बाद आता है सैन्य संगठन। सैन्य संगठन सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश द्वारा स्थापित सेना को इसमें कल्ब यानी कि केंद्रीय सेना या कल्बे सुल्तानी कहा जाता था, जबकि सामंतों और प्रांतपतियों की सेना को हश्म अतरफ कहा जाता था। शाही घुड़सवारों की सेना को सवार कल्ब कहा जाता था। सेना के लिए दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनतकालीन सेना का ढांचा राष्ट्रीय नहीं था, बल्कि इसमें तुर्क, अमीर, ईरानी, मंगोल, अफगान और भारतीय मुसलमान शामिल होते थे। सल्तनत काल में 4 प्रकार के सैनिक होते थे। प्रथम वे सैनिक होते थे जिनको स्वयं सुल्तान नियुक्त करता था। दूसरा, यह सुल्तान की स्थायी सेना होती थी। इसमें इन्हें खारसेल का नाम दिया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 4.25 लाख की स्थायी सेना थी। द्वितीय, वे सैनिक होते थे जो प्रांतों और सूबेदारों की सेनाओं में भर्ती होते थे। प्रांतीय आरिज इस सेना की देखभाल इकतादारों के नेतृत्व में करते थे। यह सेना वर्ष में एक बार सुल्तान के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाती थी। और इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे। प्रथम वजिश जो स्थायी सैनिक होते थे और द्वितीय गैर वजिश जो अस्थायी होते थे। और तीसरे प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें युद्ध के समय अस्थायी रूप से भर्ती कर लिया जाता था। इनको युद्ध काल तक ही वेतन और रसद प्राप्त होता था। चतुर्थ, वे सैनिक होते थे जो मुस्लिम स्वयंसेवकों के रूप में काफिरों से युद्ध करते थे। इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, बल्कि लूट की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। और बात करें सैन्य विभाजन की। सैन्य विभाजन 3 तरह की सेना होती थी। घुड़सवार सेना, गज मीन्स हाथी वाली सेना, और पदापित मीन्स पैदल सेना या जिनको पायक भी बोलते थे। अब आता है पद विभाजन। सल्तनत काल में सेना का गठन, पदों का विभाजन आदि दशमलव प्रणाली पर आधारित था। 10 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी को सरे खेल, 10 सरे खेलों की एक टुकड़ी के ऊपर एक सिपहसालार और 10 सिपहसालारों के ऊपर एक अमीर और 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। इस तरह से पदों का विभाजन किया गया था। और सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने की मशीन को मंगलीक या फिर उसे अर्राट कहा जाता था। सुल्तानों के पास नावों का एक बेड़ा होता था। नावों के बेड़े का संचालन मीर बहर नामक अधिकारी के नेतृत्व में होता था। मीर बहर, जिसका उपयोग सैनिक सामान को ढोने में किया जाता था। दूसरा, साहिबे बरीद ए लश्कर विभाग युद्ध के समय में समस्त जानकारी राजधानी भेजता था। तले आह एवं यजकी नामक गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था। चरख जो शिला प्रक्षेपास्त्र होते थे, यानी जो मोटे मोटे पत्थर फेंकते थे। फलाकून होते थे। गुलेल, गरगज होते थे जो चलायमान मंच होते थे। सबत जो कि सुरक्षित गाड़ियां होती थी। युद्ध में प्रयुक्त होने वाले इस तरह के कई साधन होते थे। आगे आती है वेतन व्यवस्था किस तरह की थी। खुसरो खां ने अपने शासनकाल में
सैनिकों को अत्यधिक धन वितरित किया। सैनिक सुधार की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को नकद वेतन देने के साथ ही 6 महीने का वेतन इनाम के तौर पर देता था। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा चलाई थी। सिकंदर शाह लोदी ने सैनिकों के हुलिया के स्थान पर चेहरा शब्द का प्रयोग किया। बलबन सेना को चुस्त रखने के लिए उसे शिकार पर ले जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुख्ती लोग अपने सैनिकों के वेतन से कुछ कमीशन काट लेते थे। गयासुद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और वेतन रजिस्टर, जिसको वसीयत हास्म कहा जाता था, की स्वयं जांच करने लगा। और अलाउद्दीन ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया, परंतु फिरोज शाह तुगलक के समय में सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर एकता देने की प्रथा पुनः आरंभ कर दी गई। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने सेना में दासों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। अगर पिता की मृत्यु के बाद एकता का हकदार उसका पुत्र और पुत्र न होने पर की स्थिति में उसका दामाद और दामाद की स्थिति न होने पर दामाद भी ना होने पर दास को इक्ता दिया जाता था, और दास भी नहीं होते तो उसके निकट संबंधी को इक्ता दे दिया जाता था। इसका दुष्परिणाम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखने को मिला। अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था खुसवर शाह के समय में टूटकर बिखर गई और इसके इसने किराए पर सैनिकों को भर्ती किया था। आगे आता है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था सल्तनत काल में सुल्तान राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इस समय इस न्याय इस्लामी कानून, शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ और मुस्लिम कानून का मुख्य स्रोत था। हदीस पैगंबर के कार्यों और कथनों का उल्लेख कुरान द्वारा समस्या का समाधान न होने पर हदीस का सहारा लिया जाता था। और इज्मा मुजद्दिद व मुस्लिम विधि शास्त्रियों को मुस्लिम कानून की व्याख्या का अधिकार प्राप्त था। इसके द्वारा व्याख्यात कानून जो अल्लाह की इच्छा माना जाता था को इज्मा कहा जाता था। और कयास कयास तर्क के आधार पर विश्लेषित कानून को कयास कहा जाता था। आगे है सुल्तान सद्र, उस सुदूर और काजी उल कुजात आदि न्याय से संबंधित उच्चाधिकारी होते थे। सुल्तान सद्र, उस सुदूर और काजी उल कुजात। सुल्तान दीवान कज़ा और दीवान मजलिस भी न्याय का कार्य पूरा करती थी, और दीवान मजलिस का अध्यक्ष अमीर दाद होता था। दीवान मुमालिक सुल्तान को कानूनी परामर्श देता था। प्रांत अध्यक्षों की सहायता काजी और साहिब दीवान करते थे। धार्मिक मुकदमों के निर्णय के समय सुल्तान मुख्य सद्र में सभापति या अध्यक्ष एवं मुफ्ती की सहायता लेता था, जबकि अन्य मुकदमों के निर्णय के समय काजी की सहायता लिया करता था। कस्बों व गांवों की सहायता के माध्यम से स्थानीय पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते थे। सल्तनत काल में दंड व्यवस्था कठोर थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए क्रमशः मृत्युदंड, अंग भंग मीन्स अंग काट लिया जाता था, हाथ काट लिया जाता था, पैर काट लिया जाता था, सिर काट लिया जाता था, और संपत्ति को हड़पने का दंड दिया जाता था। मुस्लिम दंड विधि, जिसको फिकह कहा जाता है, इस्लामी धर्मशास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार कठोरता से लागू किया जाता था। कुरान के नियमों के अनुसार मुस्लिमों को का सबसे बड़ा कर्तव्य है मूर्ति पूजकों को नष्ट करना, जिहाद यानी धार्मिक युद्ध लड़ना, और दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम बनाना। आगे आता है वित्त विभाग। सल्तनत कालीन वित्त व्यवस्था सुन्नी विधि विशेषज्ञों की हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने गजनवी के पूर्वाधिकारियों से यह परंपरा ग्रहण की थी। सल्तनत काल में भूमि 4 भागों में विभक्त थी। इसमें पहला है मदद माश। मदद माश में कौन सी भूमि होती थी? दान में दी गई भूमि,
इससे कोई राजस्व नहीं लिया जाता था। मुक्तियों या इक़्तादारों को दी गई भूमि, इसमें प्रत्येक इक़्तादार अपना खर्च निकालकर अधिशेष शाही खजाने में भेजता था। अधीनस्थ हिंदू राजाओं की अधीन भूमि, यहाँ से एक निश्चित धनराशि केंद्र को भेजी जाती थी। और खालसा भूमि, जो कि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती थी, इसकी समस्त आय शाही कोष में सीधे भेजी जाती थी। मुस्लिम विधि विशेषज्ञों ने सल्तनत काल में वसूल किए जाने वाले करों को धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष भागों में विभक्त किया था। धार्मिक कर में ज़कात और धर्मनिरपेक्ष कर में जजिया, खराज और खुम्स आदि आते थे। तो बात करेंगे सबसे पहले ज़कात की। ज़कात मुसलमानों से लिए जाने वाला यह धार्मिक कर केवल संपन्न वर्ग के मुसलमानों से लिया जाता था। इस कर की वसूली में बल प्रयोग पूर्णतः वर्जित था। ज़कात कर आम आय मीन्स आमदनी का 2.5% 2.5% दिया जाता था। इस कर का संपूर्ण भाग मुसलमानों के कल्याण पर खर्च किया जाता था। एक अन्य धार्मिक कर सदका का भी उल्लेख मिलता है, जिसे कभी कभी ज़कात भी मान लिया जाता था। दूसरा है उस्र। केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला यह कर भूमि की उपज का लिया जाता था। इस कर से वक्फ, नाबालिग और दास भी मुक्त नहीं थे। इस कर की वसूली में बल प्रयोग किया जा सकता था। यह कर प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग तथा मनुष्यकृत साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। अगला है जजिया। जजिया, जो कि गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाले इस कर पर काफ़ी विवाद है। कुछ मुसलमान इसे धार्मिक कर मानते हैं, क्योंकि यह गैर मुसलमानों को उनकी संपत्ति, सम्मान की रक्षा और सैनिक सेवा से मुक्त रहने के लिए देना होता था। परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने इसे धर्मनिरपेक्ष कर मानते हुए यह कहा है कि यह कर गैर मुस्लिमों को इसलिए देना होता था क्योंकि वे सैनिक सेवा से मुक्त थे। इस कर से स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, लंगड़े मुक्त थे। फिरोजा तुगलक ने इस कर को ब्राह्मण लोगों पर लगाया। यह कर संपन्न वर्ग से 40%, मध्यम वर्ग से 20% और सामान्य वर्ग से 10% प्रतिवर्ष लिया जाता था। अगला है खराज। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। इस कर के रूप में उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी अनिवार्य रूप से 1/2 भाग वसूल करता था, जबकि पूरे सल्तनत काल में किसानों से उसकी पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था। अगला है खुम्स। खुम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में और 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा करवाते थे और शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित कर दिया जाता था। उपयुक्त सभी करों के अलावा भी व्यापारिक कर के रूप में मुसलमानों से 2.5% तक और गैर मुसलमानों से 5% तक लिया जाता था। घोड़ों के व्यापार पर 5% कर लगता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मकान और चरागाह पर तथा फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के साधनों पर कर लगाया था, जो पैदावार का 10% था। आगे आती है लगान व्यवस्था। लगान व्यवस्था के अंतर्गत कई प्रकार की बटाइयों का उल्लेख मिलता है। बटाई लगान निर्धारित करने की प्रणाली थी, जिसमें राज्य की ओर से प्रत्यक्ष रूप से जमीन की पैदावार से हिस्सा लिया जाता था। इसकी 2 विधियां होती थीं। निर्धारित करके करों को तय करते थे और दूसरा तैयार फसलों की मापतोल के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। दूसरी विधि को बटाई या किस्मत गल्ला या गल्ला बख्शी व हासिल कहा गया है। सल्तनत काल में निम्नलिखित 3 प्रकार की बटाई प्रचलन में थी। नंबर 1 है खेत बटाई। खड़ी फसल या बुवाई के बाद ही खेत बांटकर निर्धारण करना खेत बटाई होता था। दूसरा है लंक बटाई। लंक बटाई में क्या होता था? खेत काटने के बाद खलिहान में लाए गए अनाज से भूसा निकाले बिना ही कृषक और सरकार के बीच बंटवारा होता था। तीसरा है रास बटाई। रास बटाई में क्या होता था? खलिहान में अनाज से भूसा अलग होने के बाद
सरकारी हिस्से को निर्धारित किया जाता था। और अगला है मुक्ताई। मुक्ताई में क्या होता था? सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता है। और अगला है अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण के लिए अनाज की आवश्यकता थी, इसलिए वह लगान के रूप में अनाज लेता था। आगे बात करेंगे आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास, सल्तनत काल में भारत आर्थिक दृष्टि से विकसित था। विदेशों से वस्तुएं मंगाई और भेजी जाती थी। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत से विदेशों में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं लोहा, हथियार, अनाज, सूती वस्त्र, जड़ी बूटी, मसाले, फल, शक्कर और नील आदि थीं। बाहर से आयात की जाने वाली वस्तुओं में थे घोड़े। कहाँ से मंगाए जाते थे? अरब से, तुर्किस्तान से, रूस से, ईरान से। और अस्त्र शस्त्र, दास और मेवे फल आदि बाहर से आयात किए जाते थे। और दोस्तों अंतिम है व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र क्या क्या कौन कौन से होते थे, इसके बारे में करेंगे डिस्कस। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में दिल्ली, फट्टा, देवल, सरस्वती, अहिलवाड़, सतगांव, सोनारगांव, आगरा, वाराणसी, लाहौर आदि प्रसिद्ध थे। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। सरस्वती अच्छे किस्म के चावल के लिए, अहिलवाड़ व्यापारियों के तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए और बनारस सोने, चांदी और जरी के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इस तरह से दिल्ली सल्तनत काल का प्रशासन हमने डिस्कस किया। इसमें ऑलमोस्ट हमने सभी टॉपिक कवर किए हैं और इन टॉपिक से ज़्यादातर सवाल परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।